कैसे आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास नाइन्थ के अंतर्गत विज्ञान का 6वां अध्याय, जिसका नाम है उत्तक टिश्यूज। इस अध्याय में, टिश्यू वाले अध्याय में हम लोगों ने पादप टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ हम एक एक पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था, अध्ययन किया था, पादप उत्तक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं, विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद दूसरे भाग में आप लोगों ने स्टडी किया था कि अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और सरल अस्थायी उत्तक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों ने स्टडी कर लिया था। जबकि तीसरे भाग में आप लोगों ने जटिल उत्तकों के बारे में पढ़ा था, अध्ययन किया था कि जटिल उत्तक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जटिल उत्तक में आप लोगों ने देखा था कि इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जटिल उत्तक को बनाती हैं। ये भी 2 प्रकार के थे, जाइलम और फ्लोएम, जिसको हम लोग दारू और पोषवाह कहते हैं हिंदी में। तो जाइलम अथवा दारू के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है और जाइलम को बनाने में कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं उनके बारे में एकदम विस्तृत जानकारी आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे पोषवाह क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है और इनमें किन किन कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जो जटिल उत्तक का दूसरा प्रकार है, जिसको हम कह रहे हैं पोषवाह या फ्लोएम। तो हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, जो दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग पोषवाह या फ्लोएम। इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे आप लोग, फ्लोएम। देखेंगे इसके बारे में कुछ खास चीज़ें, जानकारी ले लेंगे तब नोट करेंगे। पोषवाह या फ्लोएम क्या होते हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक जो पौधों के पत्तियों में भोजन का, जो पौधों के पत्तियों में बने भोजन का, और कौन से भोजन बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में बनते हैं। तो पौधों के पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन पौधे के विभिन्न भागों में करते हैं, वो पोषवाह या फ्लोएम कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि यह उत्तक पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, संवहन करते हैं। इसमें भी कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो ये सारी चीज़ें इस उत्तक की कोशिकाएं हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले इसमें आप लोग नोट कर लेंगे
कि ऐसे ये संवहन ऊतक भी कहलाते हैं। हमने बता रखा है पिछले वीडियो में कि जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक होते हैं क्योंकि विभिन्न पदार्थों का संवहन करते हैं पौधों को विभिन्न भागों में। तो इसमें आप लोग नोट करेंगे ऐसे संवहन ऊतक ऐसे संवहन ऊतक ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों के विभिन्न भागों में ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों के विभिन्न भागों में पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों को उसमें लिख सकते हैं कार्बनिक पदार्थों ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का या कार्बनिक पदार्थों का संवहन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोषवाह या फ्लोएम कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों के विभिन्न भागों में कार्बनिक पदार्थों का संवहन करते हैं उन्हें पोषवाह या फ्लोएम कहते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ये जो ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति दृढ़ होती है और लिग्निन की बनी होती हैं। तो लिख सकते हैं इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, कोशिका भित्ति दृढ़ माने मजबूत होता है, याद रखेंगे। दृढ़ एवं इसकी कोशिका भित्ति दृढ़ एवं लिग्निन युक्त होती हैं। ये लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है जो इनको मजबूती प्रदान करता है। लिग्निन युक्त होती हैं। याद रखेंगे ये भी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो लिख सकते हैं पोषवाह निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब उनके बारे में स्टडी करेंगे कि पोषवाह को बनाने में कौन सी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो इनको बनाने में भाग लिए हैं स्टूडेंट्स। तो पहला इसमें आता है चालनी नलिकाएं। पहला इसमें हम पढ़ेंगे, इसका प्रकार है जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं इंग्लिश में कहते हैं सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स चालनी नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे जो पोषवाह को बनाने में भाग लेती हैं। लिखेंगे इसमें कि इसमें विशेष प्रकार की चालनी नलिकाएं होती हैं जो अनेक सजीव और लंबी कोशिकाओं के सिरों के जुड़ने से बनती हैं। इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो चालनी नलिकाओं की तरह होती हैं। जब उनके सिरे आपस में जुड़ते हैं तो इनका निर्माण होता है, चालनी नलिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में भित्तियों में अनेक छिद्र होते हैं जिसके कारण ये छलनी के समान प्रतीत होती हैं। इसी कारण इन्हें चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं, सी प्लेट्स भी कहते हैं, सी प्लेट्स भी कहते हैं। तो लिख लेंगे ये विशेष प्रकार की चालनी नलिकाएं होती हैं। ये विशेष प्रकार की चालनी नलिकाएं होती हैं। चालनी नलिकाएं होती हैं चाहे चालनी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। वही बात हुआ, चालनी नलिकाएं होती हैं या नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिनके अनेक सजीव और लंबी कोशिकाओं के अनेक सजीव और लंबी कोशिकाओं के सिरे जुड़ने से बनती हैं। कोशिकाओं के सिरे जुड़ने से बनती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, ये विशेष प्रकार की चालनी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जो अनेक सजीव और लंबी कोशिकाओं के सिरों को जुड़ने से बनती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बीच में अनेक छिद्र होते हैं
बीच बीच में भित्तियों में, बीच बीच में भित्तियों में भित्तियों में अनेक छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं, अनेक छिद्र होते हैं, जिसके कारण ये छलनी के समान प्रतीत होती हैं, जिसके कारण ये छलनी के समान प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, जिसके कारण ये छलनी के समान प्रतीत होती है। इसी कारण इन्हें चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं, चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं। इसी कारण इन्हें चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं, सीव प्लेट इंग्लिश में। तो ये रहा स्टूडेंट्स चालनी नलिकाओं के बारे में कि विशेष प्रकार की नलिकाकार चालनी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जो अनेक सजीव और लंबी कोशिकाओं के सिरों के जुड़ने से बनती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बीच में भित्तियों में अनेक छिद्र होते हैं, जिसके कारण इनकी जो संरचना होती है छलनी के समान प्रतीत होती है। इसी कारण इन्हें चालनी पट्टिकाएं सीव प्लेट्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स चालनी नलिकाओं के बारे में, जो पोषवाह को बनाने वाली पहली कोशिकाएं होती हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे सह कोशिकाएं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि फ्लोएम को बनाने में चारों कोशिकाएं कैसे भाग लेती हैं। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हमने पोषवाह में पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखे हैं, अर्थात पोषवाह का एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाए हैं। इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है उसके थोड़ा नामकरण कर देते हैं। ये दोनों हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सह कोशिका क्या होती है। तो सह कोशिका ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कोशिका कहलाती है सह कोशिका, सह कोशिका जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं, सह कोशिका। यहाँ ये भी सह कोशिका है, दोनों तरफ देख लेंगे, ये सह कोशिका है और ये सह कोशिका है। यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर एक है, तो सह कोशिकाएं लिख सकते हैं बहुवचन में। सह कोशिकाएं हो गई स्टूडेंट्स। इसके बाद चालनी नलिकाओं की बात किया जाए तो ये मध्य में एक खाली स्थान देख रहे हैं, ये मध्य में खाली स्थान होता है चालनी नलिकाओं का। तो उसको उधर हम खींच देते हैं, चालनी नलिकाएं, नलिका, चालनी नलिकाएं, जिसको आप लोगों ने स्टडी कर लिया है चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाओं के बाद देखेंगे कि चालनी पट्टिकाएं होती हैं। ये चालनी पट्टिकाएं, चालनी पट्टिकाएं, पट्टिकाएं, चालनी पट्टिकाएं, सीव प्लेट्स कहा जाता है। ये आगे देखेंगे चालनी नलिकाएं, पोषवाह मृदुतक को थोड़ा बना लेंगे। ये हो गए पोषवाह मृदुतक,
पोषवा मृदुतक, पोषवा मृदुतक, पोषवा मृदुतक हो गए। यहाँ भी देख लेंगे, ये जो किनारे किनारे में लगी हुई हैं इन्हें पोषवा मृदुतक कहते हैं। दिस इज पोषवा मृदुतक, पोषवा मृदुतक। वहाँ भी आप लोगों ने पोषवा मृदुतक को देखा और यहाँ भी आप लोगों ने पोषवा मृदुतक को। इसके बाद चालनी पट्टिकाएं देखेंगे, तो ये मध्य में जो देख रहे हैं ये चालनी पट्टिकाएं होती हैं। चालनी पट्टिकाएं, जिसको सीब प्लेट्स कहते हैं, सीब प्लेट्स। इसको फ्लोएम पेरेन्काइमा कहते हैं, इंग्लिश में लिख लेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये हो गए फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये हो गए कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, ये भी हो गई सीव प्लेट्स, ये हो गई सीव ट्यूब्स, ये हो गए फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी के अनुसार फिगर और उनके नामकरण देख लिए, जिसमें आप लोगों ने चालनी नलिकाओं के बारे में स्टडी कर लिया है। अब अगली हमारी हेडिंग होगी स्टूडेंट्स सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से स्टडी कर लेंगे, फिर हम आपको बता देते हैं कि ये जो मध्य में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो कोशिकाएं होती हैं लंबी लंबी होती हैं, आप लोगों ने लिखा भी है। कोशिकाएं जो होती हैं लंबी लंबी होती हैं, कंपेनियन सेल्स। ये जो पोषवाह मृदुतक होते हैं, सजीव कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। ये पोषवाह मृदुतक होते हैं, सजीव कोशिका। इसमें भी देखेंगे पोषवाह मृदुतक यहाँ है किनारे में। ये चालनी पट्टिकाएं होती हैं जो यहाँ दिख रहे हैं मध्य में, और ये चालनी पट्टिकाएं होती हैं यहाँ पर। इसके बाद एक एक करके अब पढ़ना शुरू करते हैं। इस फिगर को इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, जो फ्लोएम या पोषवाह को बनाने में भाग लेने वाली कोशिकाओं को बनाए हैं। अगली हम हेडिंग डालकर पढ़ेंगे सहकोशिकाएं, चालनी नलिकाओं के बाद सहकोशिकाएं। फिगर से आपको घबराना नहीं है, पहले ही बता रखे हैं। कोई भी क्लास हो, 9, 10, 11, 12, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगला हेडिंग होगा स्टूडेंट्स हमारा, जिसको कहते हैं सहकोशिकाएं। तो हेडिंग डाल लेंगे सहकोशिकाएं। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स के बारे में आपको पढ़ना है। कंपेनियन, यहाँ ओ है, कंपेनियन सेल्स। ये कोशिकाएं लंबी, पतली एवं चालनी नलिकाओं के समान। ये कोशिकाएं लंबी,
पतली एवं चालनी नलिकाओं के समान चालनी नलिकाओं के पार्श्व में उपस्थित होती हैं। पार्श्व में उपस्थित होती हैं। उपस्थित होती हैं। होती हैं। इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक होता है। लिख लेंगे, इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक एवं जीव द्रव्य भरा होता है। केंद्रक एवं जीव द्रव्य, सजीव कोशिकाएं होती है ना, जीव द्रव्य भरा रहता है। इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक होता है और जीव द्रव्य भी भरा रहता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, सह कोशिकाएं सिर्फ विकसित प्लांट्स में पाई जाती हैं। अर्थात आप लोग प्लांट्सों का वर्गीकरण पढ़े होंगे, पौधों का वर्गीकरण, तो थैलोफाइटा से स्टार्ट होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और सबसे अंत में होते आवृत बीजी। आवृत बीजी में सबसे विकसित प्रकार के प्लांट्स आते हैं, जैसे आम, नीम, जामुन, अमरूद, जितने भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं सब आवृत बीजी में आते हैं। तो आवृत बीजी में जो भी पौधे आते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। उनके जो फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं उनमें कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। अनावृत में नहीं पाई जाती हैं, ब्रायोफाइट्स में नहीं पाए जाते, टेरिडोफाइट्स में नहीं पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ याद रखेंगे। तो ये जो सह कोशिकाएं होती हैं ये आवृत बीजी पौधों के फ्लोएम कोशिकाओं में, फ्लोएम उत्तकों में पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे, केवल आवृत बीजी पौधों के पोषवाह में, केवल आवृत बीजी जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधों के पोषवाह में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपको पता हो गया स्टूडेंट्स, ये जो सह कोशिकाएं होती हैं पोषवाह की कहाँ पाई जाती हैं? सिर्फ एंजियोस्पर्म पौधों की पोषवाह में, अर्थात फ्लोएम उत्तकों में पाई जाती हैं। अनावृत में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में ये एब्सेंट होती हैं। याद रखेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे हेडिंग डालेंगे तीसरा, पोषवाह मृदुतक। तीसरा, पोषवाह मृदुतक। पोषवाह मृदुतक जिसको हम लोग फ्लोएम पेरेनकाइमा इंग्लिश में कहते हैं। फ्लोएम पेरेनकाइमा। फ्लोएम पेरेनकाइमा देखेंगे स्टूडेंट्स, पोषवाह मृदुतक क्या होते हैं। तो पेरेनकाइमा है तो यहाँ पर भी सजीव कोशिकाएं आएंगी। मृदुतक का मतलब क्या? सजीव कोशिकाओं से रिलेटेड होती हैं। ये मृदुतक उत्तक जो होते हैं
सजीव कोशिकाएं ही होती हैं। तो लिख लेंगे चालनी नलिकाओं के बीच बीच में, चालनी नलिकाओं के, चालनी नलिकाओं के बीच बीच में चालनी नलिकाओं के बीच बीच में साधारण मृदुतक के समान, साधारण मृदुतक के समान, मृदुतक के समान, साधारण मृदुतक के समान जीवित लंबी एवं केंद्रक युक्त, जीवित लंबी एवं केंद्रक युक्त छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। पाई जाती हैं छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पोषवाह मृदुतक कहलाती हैं, चाहे जिसे पोषवाह मृदुतक कहते हैं, जो पोषवाह मृदुतक कहलाती हैं। जैसा आप लोगों ने फिगर में देखा था, चित्र में देखा था। तो चालनी नलिकाओं के बीच बीच में जो चालनी नलिकाएं हमने बनाया था, उनके बीच बीच में साधारण मृदुतक के समान जीवित लंबी एवं केंद्रक युक्त छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम पोषवाह मृदुतक कहते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा कहते हैं। अगला बच्चों हेडिंग है, अगला हेडिंग है स्टूडेंट्स चौथा, जिसको कहते हैं पोषवाह रेशे। पोषवाह रेशे, पोषवाह रेशे, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स। पोषवाह रेशों के बारे में थोड़ा आप पढ़ लेंगे। ये लंबी दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं, ये लंबी दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं, बने होते हैं। ये लंबी दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पोषवाह को यांत्रिक शक्ति तथा पोषवाह को यांत्रिक शक्ति एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं, एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं, अर्थात मजबूती बनाए रखते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये लंबी दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं, कौन? पोषवाह रेशे, तथा पोषवाह को क्या करते हैं?
यांत्रिक शक्ति अंदर से जो मजबूती प्रदान करते हैं। ये हो गए फ्लोएम फाइबर के बारे में। आगे हम पोषवाह के कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग होगी स्टूडेंट्स पोषवाह के कार्य। इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। पोषवाह के कार्य, फंक्शंस ऑफ फ्लोएम। पोषवाह के निम्न कार्य हैं। पोषवाह के निम्न कार्य हैं। पोषवाह के निम्न कार्य हैं। पहला आप लोग जानते ही हैं, बता रखे, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लेंगे। यह पौधों में खाद्य पदार्थों का अर्थात भोजन का स्थानांतरण करता है, संवहन करता है। तो लिख लेंगे, यह पत्तियों द्वारा तैयार कार्बनिक पदार्थों पोस्ट में लिखेंगे भोजन को, यह पत्तियों द्वारा तैयार कार्बनिक पदार्थों कोष्ठ में भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, यह पत्तियों द्वारा तैयार कार्बनिक पदार्थों अथवा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन? पोषवाह। दूसरा कार्य लिख लेंगे। दूसरा इसका कार्य स्टूडेंट्स, यह पौधों को दृढ़ता एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो लिख लेंगे, यह एकमात्र उत्तक है जो पौधों को यांत्रिक शक्ति संचयन प्रदान करता है। तो इसका दो कार्य आप लोग देख लिए। पत्तियों में तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और यह उत्तक एक विशेष प्रकार का उत्तक है जो पौधों को यांत्रिक शक्ति संचयन प्रदान करता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानकारी ले लेंगे। विशिष्ट उत्तक क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये पोषवाह और पोषवाह उत्तक को बनाने वाली कोशिकाएं और पोषवाह के कार्यों के बारे में आप लोगों ने पूरी तरह पढ़ लिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसे हम लोग विशिष्ट उत्तक कहते हैं, जो पौधों में ही पाया जाता है। उसके कार्यों के बारे में
पढ़ लेंगे। तो इस तरह जानकारी आप लोग रखेंगे जो अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट उत्तक। विशिष्ट उत्तक, स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू, विशेष उत्तक क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। पौधों में ये उत्तक विशिष्ट कार्यों को पूरा करते हैं। ये जो उत्तक होते हैं विशिष्ट उत्तक, पौधों में विशिष्ट कार्यों को करते हैं, मतलब इनका मुख्य कार्य होता है, कुछ स्पेशल कार्य होता है। एवं मुख्यतः अनेक प्रकार के पदार्थों का श्रावण करते हैं, अर्थात इन उत्तकों से विशेष प्रकार के पदार्थ श्रावित होते रहते हैं, अर्थात वहाँ से रिसाव होता रहता है। इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया। तो पहले इनमें लिख लेंगे, पौधों में ये उत्तक विशिष्ट कार्यों को पूरा करते हैं। पौधों में ये उत्तक विशिष्ट कार्यों को पूरा करते हैं एवं मुख्यतया अनेक प्रकार के पदार्थों का मुख्यतया अनेक प्रकार के पदार्थों का श्रावण करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने इनके बारे में भी देखा स्टूडेंट्स कि ये उत्तक जो होते हैं पौधों में विशिष्ट कार्यों को करते हैं एवं मुख्यतः यहाँ से अनेक प्रकार के पदार्थों का श्रावण भी होता है, रिसाव भी होता है। इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है। इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है। समूहों में बांटा गया है। पहला इसमें हेडिंग है स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल रही है विशिष्ट उत्तकों के बारे में। ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन हम बता देते हैं विशिष्ट उत्तकों के बारे में। पहला ग्रंथिक उत्तक। ग्रंथिक उत्तक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यूज देखेंगे। ग्रंथिक उत्तक क्या होते हैं? ये उत्तक तेल, रेजिन, पौधों में पाए जाने वाले ये उत्तक गोंद, रेजिन और किन किन चीज़ का श्रावण करते हैं? गोंद, रेजिन, तेल, मकरकंद, ये उत्तक रेजिन, तेल, मकरकंद,
जल आदि का श्रावण करते हैं। जल आदि का श्रावण करते हैं। श्रावण करते हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में भी स्टडी कर लिया कि पौधों में पाए जाने वाले ये ऊतक रेजिन, तेल, मकरकंद, जल आदि का क्या करते हैं? श्रावण करते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार पढ़ लेंगे जिसका नाम है रबर छिरी। जिसका दूसरा प्रकार है स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं रबर छिरी। रबर छिरी इंग्लिश में लैटिसिफेरस। लैटिसिफेरस इसके बारे में जान लेंगे, रबर छिरी के बारे में। इन ऊतकों से गाढ़ा अथवा जलीय पदार्थ ऊतकों से गाढ़ा अथवा जलीय पदार्थ रबर क्षीर जलीय पदार्थ रबर क्षीर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट्स लेटेक्स। लेटेक्स है। लेटेक्स स्रावित होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, विशिष्ट ऊतक दो प्रकार के हमने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं जो मुख्य स्पेशल कार्य करते हैं पौधों के अंतर्गत, और यहाँ से पदार्थों का श्रावण होता है। आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ भी लिया, देख भी लिया कि ग्रंथिक ऊतक, ग्लैंडुलर टिश्यू, पौधों में पाए जाने वाले ये ऊतक रेजिन, तेल, मकरकंद, जल आदि का श्रावण करते हैं। जबकि रबर छिरी क्या करते हैं? लैटिसिफेरस। इन ऊतकों से गाढ़ा अथवा जलीय पदार्थ रबर क्षीर स्रावित होता है। तो इस तरह आपका जो पादप टिश्यू है, पादप ऊतक है, पूरी तरह ख़त्म हुआ। हम अब इसके बाद वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी में है, ऊतक वाले ही चैप्टर में दिया है जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक क्या होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम लोग धीरे धीरे आराम से स्टडी करेंगे। हाँ, ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह जो ख़त्म हुआ है, इनको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इन चैप्टरों से जो पादप ऊतक है, इनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि विभवजोतक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के किन भागों में पाए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ऊतक जिसमें समान प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम के कार्य क्या हैं? और चौथा क्वेश्चन है, फ्लोएम का कार्य क्या है? और पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि सहकोशिकाएं किन पौधों में पाई जाती हैं? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर, पांचों प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर दे देंगे। और जुड़े रहिए एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।